हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सरस्वती एसटी पॉइंट में। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। स्टूडेंट, हमने आपको पिछले वीडियो में फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवादी के विचार, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण आपको बता चुके हैं और फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण का एक संक्षिप्त विवरण दिया था, जिसमें विभिन्न वर्ग, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, सुविधा विहीन वर्ग, मध्यम या बुर्जुआ वर्ग, दस्तकार एवं मजदूर वर्ग बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो मायने रखता है। स्टूडेंट, हम आपको इसमें बताएंगे फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण, जिसमें हमारा पहला कारण था विभिन्न वर्ग। विद्यार्थियों, फ्रांस में समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था सुविधा प्राप्त वर्ग तथा दूसरा वर्ग था सुविधा विहीन वर्ग। सुविधा प्राप्त वर्गों को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थीं और सुविधा विहीन वर्गों को किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं थी। हम बात करेंगे सबसे पहले सुविधा प्राप्त वर्ग के बारे में। सुविधा प्राप्त वर्ग जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग था प्रथम स्टेट के लोगों का, जिसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, और दूसरे वर्ग में द्वितीय स्टेट के लोग आते थे, जो सामंत वर्ग के लोग थे। फ्रांस में लगभग 2.5 करोड़ जनता थी। लेकिन फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग केवल इन्हीं दोनों वर्गों के पास था और बाकी 60% में फ्रांस के अन्य सभी वर्गों के लोग रहते थे, व्यापार करते थे, रोजगार करते थे और आर्थिक लाभ उसी 60% में ही उठाते थे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे पादरी वर्ग की। पादरी वर्ग जो थे ये प्रथम स्टेट के लोग थे। ये कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे, मतलब जो चर्च था फ्रांस का वो इनके अधिकार में था। अधिकार में का मतलब ये चर्च की देखभाल, चर्च की सेवा किया करते थे। इनके अपने स्वतंत्रता संगठन, न्यायालय, कानून, कर के अधिकार थे। मतलब इनके खुद के स्वतंत्रता संगठन थे, न्यायालय, इनके खुद का न्यायालय था, ये खुद की कानून व्यवस्था बनाए थे और ये खुद की अपनी कर व्यवस्था बनाए हुए थे। विद्यार्थियों, कुल जमीन का 5वां हिस्सा चर्च के पास था। 5वां हिस्सा का मतलब हो गया 20% भाग। कुल जमीन का 5वां हिस्सा चर्च के पास था, जिसके लिए ये आम जनता से कर वसूला करता था। यानी आम जनता से कर इसी चर्च के लिए, चर्च की देखभाल के लिए वसूला करता था। कर वसूली के कारण विद्यार्थियों इनकी आमदनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, और भाई ज्यादा आमदनी बढ़ने के कारण ये विलासी हो गए, मतलब भोग विलास में ज्यादा जीवन व्यतीत करने लगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों से अपना मुख मोड़ लिया। तब पादरी वर्ग दो भागों में बट गया। पहला उच्च पादरी वर्ग, दूसरा निम्न पादरी वर्ग। निम्न पादरी वर्ग जो थे वो ग्रामीणों के साथ रह करके उनकी परेशानियों से अवगत हुए। मतलब निम्न पादरी वर्ग जो थे वो उनकी परेशानी, किसानों के साथ रहे, ग्रामीणों के साथ रहे, उनकी परेशानियों से अवगत हुए। चर्च की देखभाल ये खुद करते थे और किसानों से या अन्य वर्गों से ये कर भी खुद ही लेते थे, लेकिन उसका लाभ उच्च पादरी के वर्ग के लोग उठाते थे और वो लाभ उठाते थे अपने भोग विलास में उस धन को खर्च करते थे जो चर्च में मिलता था, जो कर में मिलता था। विद्यार्थियों, ये निम्न पादरी वर्गों से देखा नहीं गया और ये क्रांतिकारी लोगों के साथ मिल करके, आम जनता के साथ मिल करके क्रांति की शुरुआत की। क्रांति का एक कारण पादरी वर्ग का निम्न पादरी वर्ग भी था।
विद्यार्थियों, अब हम आपसे बात करते हैं सामंत वर्ग के बारे में। ये द्वितीय स्टेट के लोग थे। इन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थीं, जैसे कर मुक्ति, मतलब इनको किसी भी तरह का कोई कर देना नहीं पड़ता था। उच्च राजकीय पद, मतलब सरकार के पास, शासन के पास जितने भी उच्च राजकीय पद थे वो इनके अधिकार में थे, मतलब उच्च राजकीय पद पर यही आसीन होते थे। चौथाई भूमि के मालिक, पूरी फ्रांस के पास, पूरी फ्रांस देश में, पूरे फ्रांस स्टेट में जितनी भूमि थी उसके चौथाई हिस्से के ये मालिक थे, मतलब 25% भाग के ये मालिक थे। ये किसानों का शोषण करते थे, और किस तरह से करते थे? ये किसानों से सामंती कर, बेरोजगारी कर, बेगारी कर, मतलब कई तरह के कर लेते थे। और किसानों का शोषण ये दूसरी तरीके से भी करते थे। ये इनके पालतू पशु जो थे वो खेत को उजाड़ देते थे, लेकिन किसान उनके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता था। किसानों के खेत में, देखो यहां पर हमने हेडलाइंस बना दी है, संक्षिप्त में लिख दिया है, शिकार के लिए किसान की फसलों का उपयोग करना। मतलब जो सामंत वर्ग के लोग थे ये किसानों की फसलों का उपयोग भी करते थे अपने शिकार के लिए। मतलब अगर जंगली जानवर किसानों के खेत में आकर के उनकी फसलों को नष्ट कर रहे होते थे, तब किसान वर्ग उनको भगा भी नहीं सकता था, क्योंकि वे जीव सामंत वर्ग के शिकार के काम आते थे। तीसरा अवशोषण ये था सड़कों व पुलों का टैक्स लेना। मतलब ये किसानों से सड़कों के टैक्स, पुलों के टैक्स आदि टैक्स लिया करते थे। यही नहीं, जबकि बिके हुए खेत का 5वां हिस्सा भी ले लिया करते थे। जैसे मान लो किसान के पास कोई मजबूरी आ गई, वह अपना खेत बेच रहा था या बेच दिया था, तो उससे जो मिली राशि थी उसका 5वां हिस्सा ये सामंत वर्ग उनसे कर के रूप में ले लेते थे। तो ये था किसानों का अवशोषण। विद्यार्थियों, किसान इस अवशोषण से परेशान हुए हैं और आगे चलकर क्रांति के कारण बने हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं सुविधा विहीन वर्ग यानी किसान के बारे में। सुविधा विहीन वर्ग जो किसान थे ये तृतीय स्टेट के लोग थे। इनमें किसान वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, दस्तकार लोग आते थे। इनकी परेशानियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनका सुविधा विहीन होना, मतलब ये हर तरह की सुविधा से विहीन थे। मतलब ना तो इनके पास इनकी खुद की जमीन थी, ना इनके पास खुद की एक नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। ये सामंत लोग तो उच्च राजकीय पद पर आसीन थे ही, इनको निम्न राजकीय पद भी इनके पास नहीं था। ये छोटे राजकीय पदों पर भी काम नहीं करते थे, करने ही नहीं दिया जाता था। सामंतों की खेती करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि चौथाई भाग, अभी हमने आपको यहां पीछे बताया कि यहां हमने बताया आपको कि ये चौथाई भाग की भूमि के मालिक थे। तो सामंतों की खेती जो किसान लोग थे वो सामंतों की खेती किया करते थे। सामंतों की खेती करना इनकी मजबूरी थी। ऊपर से ये भूमि कर, ये धन कर, नमक कर, धर्म कर आदि कर सामंतों को दे रहे थे। आगे देखिए, करों की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम 30 गुना का फर्क होता था। 30 गुना का फर्क स्टूडेंट। लेकिन बाद में इनके समझ में आया कि ये समझ गए कि यदि इनका शोषण रुक जाए, मतलब इनका इतना शोषण ना हो जो सामंत वर्ग करते हैं, तो ये संपन्न हो जाएंगे। इनकी यही सोच फ्रांस के राष्ट्र की क्रांति का एक कारण बनी। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मध्यम यानी बुर्जुआ वर्ग की। बुर्जुआ वर्ग जो थे
वो संपन्न होते थे, शिक्षित होते थे, इनके पास तमाम नौकरियां थीं, जैसे वकील, लेखक, प्रधानाध्यापक। यही नहीं, जबकि ये एक संपन्न व्यापारी भी होया करते थे, मतलब धनी थे, लेकिन समाज में उनको सम्मान नहीं प्राप्त था। जो सम्मान सामंत वर्ग लोगों को, पादरी वर्ग लोगों को प्राप्त था, वो सम्मान इनको नहीं प्राप्त था। ये समाज में कुलीनों के समान, मतलब सामंत वर्गों के समान श्रेष्ठ होना चाहते थे, और इनकी यही सोच, इनकी यही विचार फ्रांस की क्रांति का एक कारण बनी। अब हम आपको बताएंगे दस्तकार एवं मजदूर वर्ग। ये दस्तकार एवं मजदूर वर्ग जो थे विद्यार्थियों, इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत दयनीय का मतलब कि ये दिन भर काम करते थे, लेकिन इनको इतनी भी आमदनी नहीं होती थी कि ये अपनी आमदनी से अपना पेट भर सकें। और इनकी दयनीय स्थिति का कारण जो था वो ये था कि ये देखो, हमने यहां पर लिखा है 1786 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंडेन की संधि हुई, और इस समय यहां पर जो व्यापार के लिए या फिर जो उद्योगों की स्थापना थी वो बाल्यावस्था में ही थी। मतलब यहां पर उद्योग की स्थापना जो हुई थी वो शुरुआत ही थी। जब इंग्लैंड और फ्रांस की इंडेन की संधि हुई, तब फ्रांस में उद्योग की स्थापना की शुरुआत ही थी। लेकिन इसके फलस्वरूप जो था, जो इंग्लैंड और फ्रांस की संधि हुई, इंडेन की जो संधि हुई, इस इंडेन की संधि में ब्रिटिश सामान को, ब्रिटिश के माल को फ्रांस में लाने की अनुमति दे दी गई, और वहां का जो व्यापार था, जो फ्रांस का स्थानीय व्यापार था, वो रुक गया। इससे दस्तकार एवं मजदूरों की स्थिति और बिगड़ गई और दयनीय हो गई। ये रोजी और रोजगार कमाने के लिए शहर में जाना शुरू कर दिए, क्योंकि शहर में भी इनके लिए कोई काम नहीं था। तो ऐसे कई मजदूर, कई दस्तकार रोजी रोजगार के खोज में बाहर शहर में गए थे। वहां इनकी एक भीड़ बन गई, मतलब ये एकल से भीड़ में बदल गए, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था। तो ये लूटपाट करना शुरू कर दिए, मतलब लूट मार करना शुरू कर दिए, और यही लूटमार फ्रांस की क्रांति का एक विशेष कारण बनी है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे आपसे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों की। इसमें पहला कारण है दोषपूर्ण अर्थ का विभाजन। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा इसको, फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण है ये। इसमें पहला कारण था दोषपूर्ण अर्थ का विभाजन। मतलब जो अर्थ, मतलब दौलत, जो आर्थिक स्रोत का विभाजन था वो दोषपूर्ण था, मतलब समानता से या समान रूप से नहीं था। देखते हैं पॉइंट वाइज। फ्रांस में आर्थिक विभाजन असमान था। अतः फ्रांस में दो प्रकार के मनुष्य थे, पहले धनी मनुष्य और दूसरे दरिद्र मनुष्य। धनी वर्ग उच्च पदाधिकारी होते थे जो कुलीन थे, तथा दरिद्र वर्ग के लिए कोई पद नहीं था, और ये कर का भरण ऊपर से करते थे, मतलब कर ऊपर से देते थे, लेकिन इनके पास कोई पद नहीं था कि किसी भी पद पर आसीन हो। धनी लोग जो थे वो विलासी थे, लेकिन जो गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, उनके पास खाने के लिए रोटी भी बड़ी मुश्किल से आती थी। दरिद्र
साधारण जनता, दरिद्र लोग यानी साधारण जनता अपने आप को कुलीनों के अत्याचारों से मुक्त होना करना चाहते थे और इनकी यही सोच फ्रांस की क्रांति का एक कारण बनी। अब हम आपसे बात करते हैं दोषपूर्ण कर की व्यवस्था। विद्यार्थियों, दोषपूर्ण कर की व्यवस्था तो आप लोग बहुत पहले से ही सुनते चले आ रहे हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों में। इसमें भी वही चीज सुनने को मिलेगा आपको, धनी कर मुक्त। मतलब जो धनी लोग होते थे, जो सामंत वर्ग के लोग होते थे, पादरी वर्ग के लोग होते थे, वो पूर्णतया कर से मुक्त थे, जो आसानी से कर दे सकते थे। इनसे अगर कर लिया जाता तो ये आसानी से कर दे सकते थे, लेकिन ये कर मुक्त थे। दूसरा पॉइंट है गरीब किसान कर युक्त। मतलब जो गरीब किसान लोग थे, जिनके पास भोजन के लिए संपूर्ण रूप से रोटी भी नहीं मिल पाती थी, वे राज्य कोष को कर जमा करते थे। यानी इन पादरी वर्गों को, इन सामंत वर्गों को ये कर दिया करते थे। तीसरा है कर वसूल का ठेका। विद्यार्थियों, राज दरबार में कर वसूलने के लिए जो सबसे अधिक रकम देने के लिए कहता कि हम सबसे अधिक रकम देंगे, उस व्यक्ति को कर वसूलने के लिए ठेका दे दिया जाता था और उस ठेकेदार को एक निश्चित जमीन दे दी जाती थी कि आप यहां से कर वसूल कर राजकोष में दो। चौथा पॉइंट है ठेकेदारों के द्वारा कर का अधिकांश भाग जेब में रखना। मतलब ठेकेदार जो होते थे वो कर जो जमा करते थे, जो कर वसूलते थे, उसका कुछ ही भाग राजकोष को देते थे, बाकी अपने जेब में भरते थे। गांव से राज्य का संबंध केवल कर वसूलने का था। राज्य में कृषि का महत्व समाप्त हो गया, जो लुई 16वें के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी राज्य में कृषि का कोई महत्व नहीं रहा, अर्थात फ्रांस के राज्य की कृषि की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। स्टूडेंट, ये कृषि की स्थिति का बिगड़ना व दोषपूर्ण कर की व्यवस्था होना फ्रांस की क्रांति का एक विशेष कारण बनी। विद्यार्थियों, अब हम आपको बताते हैं फ्रांस की व्यापार की दशा। जो फ्रांस में व्यापार की दशा थी वो कैसी थी। नाप तोल की इकाई में भिन्नता। मतलब नाप तोल की इकाई एक जगह पर दूसरी थी तो दूसरे जगह पर दूसरी थी। दूसरी चीज थी मुद्रा में असमानता। मतलब उसी फ्रांस के देश में ही एक राज्य में, एक स्टेट में दूसरी मुद्रा तो दूसरे स्टेट में दूसरी मुद्रा चलती थी। माल स्थानांतरण में कई जगहों पर चुंगी। अगर फ्रांस के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई माल जा रहा होता है किसानों का, या किसानों के द्वारा कोई माल ले जाया जा रहा होता है, तो उस पर कई जगहों पर उन्हें चुंगी देनी पड़ती थी, यानी टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स 5वां हिस्सा देना पड़ता था और ये टैक्स माल के आकार व इनके वजन पर निर्भर करता था। मील के मालिक को खूब लाभ होता था। यानी मील के जो मालिक थे, जो मील चलाते थे, उनके मालिक जो थे उनको लाभ खूब होता था। लेकिन उसी मील में काम करने वाले जो परिश्रमी थे, जो मजदूर थे, वो दिन भर काम करने के बावजूद भी भूखे थे। मतलब उनकी दिन भर काम करने के बावजूद भी उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वे अपना पेट सुलभता से या सुगमता से भर सकें। अतः कह सकते हैं हम कि व्यापार से राज्य को कोई लाभ नहीं था। विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं ऋण का भार। ऋण का भार, राजकोष में करों का कम आना, ये ऋण के भार का कारण था। राजकोष में करों का कम आना। मतलब जितने कर वसूले जाते थे उतने सारे कर राजकोष में नहीं आते थे। अरे पादरियों के द्वारा कर वसूला जाता था तो वे अपने उसको विलास में खर्च करते थे। सामंतों के द्वारा कर वसूला जाता था तो वे भी अपने विलास में उसको खर्च करते थे।
और यहाँ जो हमने ठेकेदारों की बात की, ठेकेदार भी जो कर वसूला जाता था ये भी पूरा कर राजकोष में नहीं देते थे, अधिकांश अपने जेब में डाल लेते थे। तो ये राजकोष में पूरा कर न आने की वजह भी फ्रांस में ऋण का भार बढ़ जाने की एक वजह थी। राजा के द्वारा राजकोष के धन का उपयोग, मतलब जो राजा होता था उसके व्यक्तिगत धन में, उसके पास व्यक्तिगत धन में और राजकोष के धन में वह कोई अंतर नहीं समझता था। मतलब राजकोष के धन को निकाल कर वह अपने व्यक्तिगत खर्चे में, अपने व्यक्तिगत यूज में उसका उपयोग करता था। अब देखते हैं हम, पदाधिकारी को वेतन तथा पेंशनधारी को पेंशन देना जरूरी था। मतलब जो उच्च पदाधिकारी थे उनको उनका वेतन चाहिए था तथा जो पेंशनधारी थे उनको उनकी पेंशन चाहिए थी। फ्रांस की सरकार उनको दे भी रही थी। ये फ्रांस की ऋण के कारण थे। अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जब फ्रांस भी इनके साथ मिला हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुई, अमेरिका ने जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया तो उस संग्राम में फ्रांस भी इसके साथ था और फ्रांस को ऋणी होना पड़ा, मतलब दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा। उस कर्ज में जो ब्याज की दर थी वो $2.5 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही थी। ब्याज में जो ब्याज की दर थी, कर्ज में जो ऋण में ब्याज की जो दर थी वो $2.5 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही थी। एक बैठक हुई फ्रांस के राज्य में जिसमें जागीरदारों को कर देने से मना जिसमें जागीरदारों ने कर देने से मना कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ना कर देना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस विद्यार्थियों, आखिर वही हुआ। इन लोगों ने जितना पीछे किसान, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सुविधाविहीन वर्ग लोगों को सताया है, आगे यहाँ पर इनको उसका भोग करना पड़ेगा। देखते हैं हम, फ्रांस के राजाओं ने जो वर्षों में नहीं कर पाया, एक राष्ट्रीय सभा ने वो कर दिखाया। ये राष्ट्रीय सभा जो थी ये विशेषाधिकार जो था वो खत्म कर दी। मतलब सामंतों के पास जो विशेषाधिकार था उसको खत्म कर दिया, पादरियों के पास जो विशेषाधिकार था उसको खत्म कर दिया, जो ये कर मुक्त थे उसको खत्म कर दिया। मतलब इनसे भी कर की वसूली की जाने लगी। जागीरदारी का उन्मूलन, मतलब जो जागीरदारी प्रथा थी वो भी खत्म कर दी गई। यही नहीं, अगर इन वर्ग के लोगों से कर नहीं मिलता था तो उनको उस कर का मूल्य अपने रक्त से चुकाना पड़ता था। मतलब ये राष्ट्रीय सभा जो थी वो इनका रक्त निकालकर अपने कर का मूल्य चुकाती थी। विद्यार्थियों, तो ये सब थे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। अब हम आपसे बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण की। विद्यार्थियों, हम तात्कालिक कारण के बारे में बात करते हैं। तो अब देखते हैं हम तात्कालिक कारण। जो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था वह एक फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरक था। बात करते हैं हम, अमेरिका ने जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, हमने आपको भी बताया इसमें कि अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम किया था। अमेरिका ने जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया तो फ्रांस ने भी अमेरिका का साथ दिया। ये स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के विरुद्ध हो रहा था। ये 1776 ईस्वी से 1787 ईस्वी तक, मतलब 11 वर्ष तक लगातार ये चला। अमेरिकी युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया। 1787 ईस्वी में अमेरिका विजयी हुआ तथा यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। इस युद्ध से फ्रांस प्रेरित हुआ और इस प्रेरणा से क्रांति की शुरुआत हुई।
उसके बारे में बर्क ने कहा है कि अमेरिका वासियों का स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिका की सफलता ने फ्रांस को प्रेरित किया। फ्रांस को प्रेरित किया मतलब फ्रांस को क्रांति करने के लिए, फ्रांस को जागृत होने के लिए प्रेरित किया। वही चीज यहां अपने शब्दों में जॉर्ज वाशिंगटन ने भी कहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य सभी राष्ट्रों की आंखें खोल दी। मतलब जो फ्रेडरिक सारियो के चित्र में यूरोप का जो चित्रण किया था फ्रेडरिक सारियो ने, कल्पनादर्श कि जो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकते यानी असंभव थे, उन सबकी आंखें खोल दी इस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। और सब स्वतंत्रता संग्राम मतलब सब संयुक्त राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित हुए। और उसी में फ्रांस की राज्य क्रांति के नेताओं को जन्म दिया। मतलब जो फ्रांस देश था उसमें राज्य के क्रांति के लिए जो नेता थे उनको जन्म दिया। मतलब उनको भी प्रेरणा की कि वो फ्रांस की क्रांति में शामिल हों और फ्रांस की क्रांति करें, जिससे फ्रांस भी एक राष्ट्र बन सके। और आखिर वही हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक राष्ट्र बना। फ्रांस के लोगों के बीच में राष्ट्र के प्रति सद्भावना जागृत हुई, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे। आगे मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त, आपके अन्य जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख करके उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो इंतज़ार कीजिए आप हमारे अगले वीडियो का, और हम तैयारी करते हैं आपको अगला वीडियो देने की। नमस्कार।